Yes, hello friends. This is Jyoti Shukla. Welcome again in this UPSC EPFO टेस्ट सीरीज नंबर 2। तो यहाँ पर हमने टेस्ट सीरीज नंबर 2 का पार्ट 1 डिस्कस किया था और उसमें हमने 22 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। बेसिकली हमारा टारगेट था कि कम से कम 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में डिस्कस किया जाए, लेकिन कुछ कारणवश जो है वो पूरा नहीं हो पाया था। तो चलिए आज हम इस पार्ट में जो है वो कवर कर लेंगे। तो 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख पेंशन जो था उसको नामंजूर कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी के रोल के बारे में। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में क्या क्या किया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल था और इसने काफ़ी कुछ नया किया था भारत में। ठीक है, कुछ अच्छा तो कुछ खराब भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नाना साहब को ने 8 लाख रुपए जो है वो पेंशन की मांग की थी, लेकिन इसने जो है वो नामंजूर कर दिया था। ऐसा क्यों किया था, इसके कुछ रीजंस दिए हुए हैं। नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, बिल्कुल सही है, क्योंकि नाना साहब जो थे वो दत्तक पुत्र थे, इट मीन्स की गोद लिए हुए पुत्र थे। नाना साहब की अंग्रेजों के शत्रुओं से 60 गांठ थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। एंड थर्ड वन इज पेंशन की जो मंजूरी है वो वंशानुगत नहीं थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन इज बाजीराव द्वितीय की संपत्ति परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो बाजीराव द्वितीय थे ना वो एक राजा थे और राजा के दरबार में काफ़ी सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, काम करने वाले विभिन्न तरीके के लोग, और वो सभी उस फैमिली के पार्ट बन जाते हैं। और उनके पास पैसे तो आ नहीं रहे थे। क्यों, क्योंकि जो है इन लोगों ने पहले से ही अपना टैक्सेशन वगैरह पर अपना कब्जा कर रखा था, तो पैसे आ नहीं रहे थे उनके पास कहीं अलग से, लेकिन जाने के लिए जो है वो बहुत सारे सोर्सेज जो है वो देखने को मिलते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 और 3 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है 24 में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई, तो ये 1700 में जो है वो इसकी जो है ये अस्तित्व में आती है। आपको पता होना चाहिए फोर्ट विलियम और फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर बात करें तो ये जो है ये इसलिए बनाया गया था कि जो है अंग्रेजों को प्रशिक्षित किया जा सके भारतीय भाषाओं में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का टारगेट था। महालवाड़ी नेक्स्ट है 25 नंबर। महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था, तो कृषकों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से, या ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए महालवाड़ी प्रथा जो है वो किस जगह पे, किस एरिया में था, तो ये उत्तर भारत में था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर था, तो ये था उत्तर भारत में। कौन सी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा। उसी के साथ में आपको रैयतवाड़ी भी पता होना चाहिए, रैयतवाड़ी भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब रैयतवाड़ी कहाँ पर था, तो रैयतवाड़ी जो था वो आपका साउथ इंडिया में था। ठीक है, साउथ इंडिया में। और ये कौन लाया था, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये मुनरो और रीड ने लाया था। कौन लाया था, कैप्टन मुनरो और रीड जो है ये 2 लोग थे, इन्होंने ये साउथ इंडिया में इसको शुरू किया था। एंड महालवाड़ी प्रथा की बात करी जाए कि ये किसने शुरू किया था, तो ये हार्ट मैकेंजी जो है वो, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो हार्ट मैकेंजी ने जो है वो उत्तर भारत में ये प्रथा जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे थी, उत्तर भारत में थी। और वहीं पर जब हम इसकी बात करते हैं महालवाड़ी, इट मीन्स की ये रैयतवाड़ी आपकी ये साउथ इंडिया में थी। इसी के साथ एक और भी था, और वो था आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इट मीन्स स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त जो लाने का काम किया था वो कार्नवालिस ने किया था। तो ये सारी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर पर। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है, तो ये सहचर नाम की पत्रिका, ये 1851 के आसपास में जो है वो प्रकाशित होती है और उसमें ये कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में रेल का विकास कब हुआ था, तो ये 1853 में हुआ था। कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने इसको लाया था, तो ये था आपका डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इसने तो बहुत सारा काम किया था। इसी का आपको पता होना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने पढ़ा होगा, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो यही लाने का काम करता है। ठीक है, और इसके तहत इसने बहुत सारे राजा और उसके राजा महाराजा और उनकी जो राज्य थे उसको आपस में मिला लेता है, अपने में मिला लेता है। ठीक है, और तो आपने ये देखा 1853 में जो पहली बार ट्रेन चली थी वो कहाँ पे चली थी, तो ये मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी। कहाँ से, मुंबई से लेकर के ठाणे तक। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, और ये है भारत में उपनिवेशी काल में विटले आयोग का उद्देश्य क्या था। देखो ये ना 1900 के बाद के टाइम पर एक जो है विटले आयोग बनाया जाता है, और इसका काम होता है कि ये श्रमिक की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशें जो है वो प्रस्तुत करें। देखो उस समय ना श्रमिकों की कंडीशन जो थी वो बहुत ही खराब थी, तो उसी की स्टडी करने के लिए ये आयोग जो है वो बनाया गया था। कौन सा आयोग, विटले आयोग। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन, दस्तक शब्द से तात्पर्य, तो दस्तक का क्या मतलब था, तो ये था टैरिफ फ्री ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर पर। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखिए जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। वे एक अभियंता थे। देखो इंजीनियर से आपको ना समझ में आ गया होगा, तो अगर इनमें से आप देखो तो
द वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एम विश्वेश्वरैया, इन्हीं के आप जानते होंगे कि इन्हीं के बर्थडे पर हम इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं। कौन सा डे? इंजीनियर्स डे जो है वो हम मनाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पहली बार एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का भी आप ना थोड़ा सा ध्यान, नाम जो है वो ध्यान रखोगे कि वो कौन सी पुस्तक थी। नेक्स्ट आते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा आपको पता होना चाहिए, उलगुलान विद्रोह, ठीक है। और बिरसा मुंडा विद्रोह जो है वो इनके नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इनके जो गुरु थे वो आनंद पांडे थे। अब हम बात करें अगर स्वामी सहजानंद की, तो इन्होंने अखिल भारतीय सभा की जो है 1936 में स्थापना की थी। कब? 1936 में। कौन सी सभा थी? अखिल भारतीय सभा। यात्रा भगत जो है वो भगत यात्रा था आपका, इट मीन्स भगत आंदोलन था, ठीक है। वो यात्रा भगत ने जो है वो शुरू किया था। एम एन रॉय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, और इन्होंने ये है एम एन रॉय ना, ये अपने संविधान सभा बनाने में, इट मीन्स अपने संविधान को बनाने में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। नेक्स्ट है, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ थी? अब देखो ये वरकरी संप्रदाय जो है कहाँ प्रसिद्ध थी? ये साउथ इंडिया में ज़्यादातर प्रसिद्ध थी, और ये भी हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि पंढरपुर हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, सुधार संगठन दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्य समाज कहाँ पर बना था? तो ये जो आपका बना था ये था आपका मुंबई में, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्य महिला समाज जो है वो पुणे में बना था। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता में, और वेद समाज जो है वो चेन्नई में। तो आपका सीधे सीधे ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी 1 2 3 4। तो 32 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखो तो कहाँ पर है? 1 2 3 4, तो पहले ही ऑप्शन में सही है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, उस प्रधान संबल इट मीन्स प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार, अपने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया, और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। तो यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है, उन्होंने ये सारी चीज़ें किया, तो उसको आपको बताना है। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु तो उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उदाहरण से सांकेतिक व्यक्ति हैं। तो आपको ना एक पर्सन के बारे में इतनी सारी चीज़ें दी हैं, और वो आपको बताना है कि इन्होंने इनमें से कौन ऐसा है जो किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर नहीं, बहराम जी मेरवान जी नहीं होगा, ये है आपके महादेव गोविंद रानाडे। इनके बारे में ना आपको पता होना चाहिए, इन्होंने एक प्रार्थना समाज की भी स्थापना की थी। कौन सा समाज? प्रार्थना समाज। कब बना था ये बना था 1867 में, 1867 में। वहीं पर अगर हम जब ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो वो आपको स्टार्टिंग में ही, यानी कि 1828 के आसपास में ही आपको देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं कि आपका जो है आर्य समाज, तो आर्य समाज जो है वो आपका 1875 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका एंड 34 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। जी नहीं, गलत है, ये हुआ था आपका मुंबई में, ये आपका हुआ था मुंबई में। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका कट गया। दूसरे में आ जाओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। एंड तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए कि देखो 1916 में जो है गरम दल और नरम दल के जो नेता थे वो पुनः वापस आपस में मिल जाते हैं, और ये अलग कब हुए थे? तो ये 1907 में हुए थे अलग, ठीक है। 1907 में जो है ये बिछड़े थे, और 1916 में आकर के ये मिल जाते हैं। तो आपने देखा पहला ऑप्शन गलत है, और दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 में आते हैं, तो भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है। ध्यान देना, सही नहीं पूछा है, ठीक है। तो चलिए आते हैं ऑप्शन की तरफ। तो 35 में आपका है पहला, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, सही है ये भी। नेक्स्ट आते हैं हम, और यहाँ पर दिया हुआ है कि 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया, ये भी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये दिया है आपका मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। तो ये तो सही है आपका, सभी ऑप्शन सही हो गए क्या? एक मिनट, हाँ, एक मिनट ध्यान देना ये आपको। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और बंगाल निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा, ये तो न्यूट्रल रह गए थे, बल्कि इनके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, और यही अगर जो ऑप्शन गलत हुआ वही आपका सही हो जाएगा। इट मीन सी ऑप्शन जो है वो आपका सही जो है सही है, सही इन द सेंस कि गलत है, तो इसलिए ये सही हो गया,
ठीक है, आगे चलते हैं 36 नंबर। यदि उस वर्ष के लिए किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद 1315 मिलियन था, उपभोक्ता खर्च $900, ठीक है, तो 1315 मिलियन डॉलर जो है था, और यहाँ पर 900 जो है डॉलर मिलियन था। व्यवसाय द्वारा निवेश 180 मिलियन डॉलर था, निर्यात 85 मिलियन और आयात जो है वो 100 मिलियन था। तो सरकारी खर्च की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आप जानते हो यहाँ पे क्या करोगे, ये 1315 जो है वो सकल घरेलू उत्पाद है ना, तो सकल घरेलू उत्पाद प्लस उपभोक्ता खर्च ना 900 और प्लस आपका 180 ये जो निवेश है वो भी आप ऐड कर दो, और माइनस ये निर्यात हो रहा है ना तो माइनस 85 हो जाएगा, और प्लस 100 कर दो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 250। आप चाहो तो करके देख लो एक बार से। नेक्स्ट है प्राथमिकताओं की एक दृष्टता यह दर्शाती है कि उदासीनता वक्र झुका हुआ है। तो उदासीनता वक्र जो है वो आपका नीचे की ओर झुका हुआ है, ठीक है, इसको आप देख लेना, वक्र से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मांग वक्र एक पूरी तरीके से स्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है, वो है नीचे की ओर झुका हुआ, पूरी तरह से स्थिर एक अवतल वक्र, एक तरल लोचदार। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। देखो ये आज का नहीं, काफी दिन हो गया ये मतलब आए, तो ये उदय कुमार जी जो थे, उन्होंने मुद्रा जो हम देखते हैं ना, रुपीस का जो सिंबल है, रुपीस का जो सिंबल है उसको डिजाइन करने का काम उदय कुमार ने किया था। ये कहाँ के थे, ये साउथ इंडिया के थे। तो भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी, तो ये 1951 में। देखो बाकी सारे ऑप्शन तो कहीं से भी मैच नहीं कर रहे हैं। पर्यावरण से अभिप्राय भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, बिल्कुल सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति के एक समूह समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एनसी ऑप्शन में आ जाते हैं। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, ये भी सही है। तो मतलब सभी के सभी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। 42 नंबर में आते हैं भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है, तो सही है। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है, ये भी सही है। यानी दोनों ही ऑप्शन सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 43 में आ जाते हैं। यहाँ पर दिया है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ये है अनुच्छेद 21 के बारे में, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 आपको मालूम होना चाहिए, ये क्या है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमें देता है। नेक्स्ट है आपका 44वें में है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस, अच्छा 21A में अगर पूछा जाए तो 21A में क्या है, 21A में जो है वो शिक्षा का अधिकार है ना, तो आपको पता होना चाहिए। जीवन जीने का अधिकार जो है 21 में हो गया। तो किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। तो पहला दिया है राजनीतिक शासकों की तानाशाही की विरुद्ध संरक्षण। देखो ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन जो है वो पूछा है, तो ये गलत है। नियंत्रण का अभाव, ये भी गलत है। और इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, ऐसा नहीं है भाई, कुछ भी कर लेगा मतलब ऐसा कैसे है, स्वतंत्रता है तो मतलब उसकी जो है दुरुपयोग करेगा। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को भी यह अधिकार प्राप्त है। मतलब ऐसा कौन सा अधिकार है जो भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है। विधि के समक्ष समता का अधिकार, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध का निषेध, तो ये बिल्कुल सही है, ये नहीं होगा। विधि के समक्ष समता नहीं होगा। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में दिए हुए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से क्या क्या सम्मिलित हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार। दूसरा है आपका धर्म की वृद्धि अथवा उसके अनुरक्षण के लिए लगाना या सरकारी धन का प्रयोग करना। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कह रहा है क्या सम्मिलित नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, क्या सम्मिलित नहीं है। तो पहला धर्म का अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है धर्म की वृद्धि या उनके अनुरक्षण के लिए कर लगाना या सरकारी धन का उपयोग करना। नहीं, सरकारी धन का उपयोग करना नहीं होगा, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में आ जाते हैं, ये कह रहा है कि धार्मिक खैराती संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण, तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। एंड सरकार द्वारा घोषित पोषित की गई संस्था में धार्मिक शिक्षा देना, नहीं, सरकार द्वारा जो सरकारी संस्था होगी ना वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो गलत ही पूछा तो आपका 2 और 3 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 2 एंड 3 देख लो अब कहाँ पर है, 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 आपका बी ऑप्शन में है और ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर में आते हैं, संविधान में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो ये आपका बच्चों और स्त्रियों के विरुद्ध जो है वो दिया हुआ है, जनजातियों और दलितों के विरुद्ध नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका
एक और दो ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो देख लो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 48 नंबर में आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं। तो ये आपका जो है वो वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी एंड मेन मेमोरी। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी जो है वो सही है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों में से सूची में कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है। तो ये आपका दिया है रिपीटर, राउटर, ट्रांसपोर्ट गेटवे एंड ब्रिज। ठीक है, तो इसको एक बार आप आंसर देने की कोशिश करना। मुझे लग रहा है कि इसमें जो आंसर होना चाहिए एक बार मैं कंफर्म भी कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। 49 का ए रिपीटर होगा। ठीक है, रिपीटर। तो देखो ये ना थोड़ा सा इट मीन्स कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर में थोड़ा सा जिसको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होता है तो वो आराम से कर सकता है। कंप्यूटर में ALU, ये देखो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछ लिया। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। तो इन चीज़ों को आप ना ध्यान रखोगे। 51 नंबर है, 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। तो 1024 गुणित 1024 जो है वो हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है लौंग के तेल को निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। तो ये यूजेनॉल जो है वो प्रमुख घटक है। इट मीन्स ये इसका मेन कंपोनेंट है। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर का टेप जो है वो लेपित रहती है। तो आपका दिया हुआ नीला तोता, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण और जिंक ऑक्साइड और पारा। मुझे लग रहा है कि इसका फेरोमैग्नेटिक चूर्ण होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होगा, एक बार इसको भी मैं कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, बी ही होगा। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण जो है वो सही होगा। 53 नंबर। नेक्स्ट आ जाते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं। तो आपका वो है एपोप्टोसिस और दूसरा है काल प्रभावन, इट मीन्स एजिंग, एंड सेकेंड वन इज डीजनरेशन एंड नेक्स्ट वन इज नेक्रोसिस। तो इसको आप ध्यान देना कि ये आपका क्या हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में अगर देखो तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। इट मीन्स एपोप्टोसिस जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं मानव के शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। ठीक है, तो ये आपका है सर्विक्स, इट मीन्स गर्भाशय ग्रीवा, डिंब वाहिनी नली, गर्भाशय का निचला भाग और गर्भाशय का ऊपरी भाग। तो डिंब वाहिनी को निषेचित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ओके, तो आपका ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है। 1 सेकेंड, 53, 54, 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन है। इसका एक बार आंसर देने की आप कोशिश करना। तो 55 का बी है। ठीक है, इट मीन्स फैलोपियन ट्यूब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बायो का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पर भी ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर हड्डियाँ दी है डिफरेंट तरह की और उसको आपको बताना है। देखो यहाँ पर है उपरोस्थ यानी ब्रेस्ट बोन जो है वो आपका अगर आप देखो यहाँ पर तो मुझे लगता है हाँ ये हो जाएगा, स्टर्नम में आपका मैच हो जाएगा। कॉलर बोन जो है वो आपका होना चाहिए क्लैविकल में। ठीक है, A का 4 अच्छा देखो कहीं मैच कर रहा है। A का 4 देखो हो सकता है क्या ऐसे ही। देखो A का 4 यहाँ भी, A का 4 यहाँ है। ये मान लो ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए। A का 4, B का 1, B का 1 भी आपका हो जाएगा क्योंकि देखो दोनों में ही सेम सेम है। B का 1 है। ठीक है, लेकिन C में प्रॉब्लम होगी। B का 1 आप देख लो कहाँ पर है। B का जो है वो 1 हो जाएगा, B का आपका 1 हो जाएगा। एंड C अगर आप देखो नी कैप का आपका होना चाहिए पटेला, आई थिंक सो। तो आप अगर इसमें देखो तो 56 का मैं एक बार से कंफर्म कर लूँ। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। 56 का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है, डी ऑप्शन। इट मीन्स पहले का 4 दूसरे का बी तो हो गया, सी का दूसरा होना चाहिए, सी का दूसरा। ठीक है, बोन्स के बारे में देखो थोड़ा सा डीप दे दिया है। सी का आपका 2 है ना, सी का आपका 2 है तो ये आपका हो जाएगा पटेला, सी का 2, C2। ठीक है, और डी जो बचा आपका 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में जो है वो मैच करना है। शरीर क्रियात्मक भूमिका के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे जो है वो मिलाना है। टायलिन आपका जो हो जाएगा वो स्टार्च का पाचन जो है वो कराता है, यानी ए का जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरा हो जाएगा। पेप्सिन दिया है, रेनिन दिया है, ऑक्सीटोसिन दिया है। ऑक्सीटोसिन रक्त में एंजियोडर्म को बदलता है, प्रोटीन को पचाता है, मशरूम को देखता है। अच्छा एक बार ऐसे ही मैच करने की कोशिश करो। ए का 2 तो ये देखो 2 ऑप्शन आपके बच रहे हैं। ये 2 ऑप्शन बी और डी जो है वो आपका कट गया और बी जो है वो तीसरा है। ठीक है, और सी में आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं एक बार कंफर्म करूँगी। ठीक है, तो 57 में हम देख लें तो 57 का आपका हो जाएगा ए, 57 का आपका हो जाएगा ए।
तो पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो इट मीन्स कि ये हो गया आपका बी का 3 और सी का पहला, बी का 3 आपका हो जाएगा एंड सी का जो है वो पहला हो जाएगा। बाकी जो बचा तो आपका डी जो है वो चौथा ही आपका हो जाएगा, चौथा ही है ना, 1 मिनट से देख लो आप। डी का जो है वो 5वां होना चाहिए, डी का जो है वो आपका 5वां होगा। तो थोड़ा सा इन सबको ध्यान से देखेंगे। डी का आपका 5वां, डी का 5वां, यहाँ पर फिर से चौथे पर मैच हो गया है। तो डी का जो है वो 5 नंबर आपका हो जाएगा। इट मीन्स मसलिन कोशिकाओं यानी इंड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 58 में। हमारे आहार के सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ऐसा नहीं है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और भी स्टार्टिंग में भी बहुत सारी जगहों से मतलब वो आपका पाचन जो है वो शुरू हो जाता है। दूसरा है अग्न्याशय में प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत जो है वो कहा जाता है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। तो ए गलत है और बी सही है। तो देख लो 58 में कहाँ पर आ रहा है। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 में आ जाते हैं एंड 59 है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है एरोबिक और एनारोबिक, ग्लाइकोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपका जो आंसर होना चाहिए, एक बार से मैं कन्फर्म भी कर लेती हूँ, 59 का आपका ए है, यानी कि वायवीय श्वसन हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें लौ होता है, बिल्कुल होता है, इट मीन्स आयरन, और इसमें ऑक्सीजन का वाहक है, बिल्कुल सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये तो सभी को पता होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन है वो होता ही है। एंड यह कुछ रोगों के लिए प्रतिरक्षा इट मीन्स इम्यूनिटी प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। आरबीसी नहीं करता है बल्कि डब्ल्यूबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी होता तो वो आपका सही हो जाता। तो इसलिए ऑप्शन कट गया चौथा। तो अगर आप देखो तो 1, 2 एंड 3 यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर आज सेकेंड पार्ट में भी मैं 60 क्वेश्चन तक ही यहाँ पर रख रही हूँ और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो थर्ड पार्ट में जो है हम टोटल 60 क्वेश्चन जो है वो एक ही पार्ट में जो है वो कवर कर लेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, एक चीज़ और, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो और फीडबैक जो है वो आप मुझे दिया करो, ताकि हमें ये पता चल सके कि किस तरीके का वीडियो आपको लग रहा है और इसमें और क्या कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।